नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 21 अगस्त को गजवेल में 1,01,16 पौधे लगाए जाएंगे। सरकारी व खानगी इदारों, मनादिर और मसाजिद में शजरकारी करने वजीर आला की अपील। शहरी इलाकों की मनसूबाबंदी नागजीर। तेलंगाना की शरह पैदावार का 50% हिस्सा हैदराबाद से हासिल होता है। केटीआर ने जारिया साल का एक्शन प्लान किया जारी। टीआरएस में हरीश राव की हैसियत एक कुली की है। जज्बाती होने से मुकाम ऊंचा नहीं होगा, रेवंत रेड्डी का मशवरा। इस्मत रेजी और इक़दाम इस्मत रेजी के इल्जाम में फौजी गिरफ्तार। 2 ख़वातीन को बनाया गया हवस का निशाना। और बेटी को जिनसी हवस का निशाना बनाने वाला दरिंदा शख्स गिरफ्तार। 2.5 साल से ढाया जा रहा था जुल्म, मां की मुजरिमाना चश्मपोशी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना के हरिताहारम प्रोग्राम के चौथे मरहले के प्रोग्राम के तहत 21 अगस्त को गजवेल शहर में 1,01,16 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा उसी दिन जंगलाती अराजी में मजीद 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, ओहदेदार, पुलिस, तलबा, खवातीन, नौजवान, कारोबारी और अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक ही वक्त में 1,01,16 पौधे लगाए जाएं। सड़क के दोनों जानिब सरकारी, खानगी अराजी, मंदिर, मसाजिद और चर्च के अलावा तमाम मुक़द्दस मकामात पर भी शजरकारी की जाए। इस प्रोग्राम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। इसके लिए देही रोजगार जमानत स्कीम के फंड्स इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने महकमे की साल 2017-18 की सालाना रिपोर्ट और 2018-19 के एक्शन प्लान को जारी किया है। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि शहरी इलाकों की मईशत मुतासिर होगी तो उसका असर पूरी रियासत पर पड़ेगा। उनका कहना था कि कौमी सतह पर 30% आबादी शहरों में मुकीम है। तेलंगाना में 40% आबादी शहर में आबाद है। गुज़िश्ता 5,000 साल से शहरी आबादी में इजाफा हुआ है। आइंदा 50 साल में भी उतना ही इजाफा होगा। रियासती वजीर ने बताया कि तेलंगाना की शरह पैदावार का 50% हिस्सा हैदराबाद से हासिल होता है। अगर शहरों की मनसूबाबंदी नहीं की गई तो हम मुजरिम बन जाएंगे। तेलंगाना में 74 अर्बन बॉडीज हैं। बहुत जल्द ये 146 हो जाएंगी। आइंदा 5 साल में तेलंगाना की आबादी का निस्फ हिस्सा शहरी इलाकों में होगा। केटीआर ने कहा कि आबादी में इजाफे के मुताबिक सहूलतें फराहम नहीं की गई तो काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। रियासत में 9 डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं जिसके जरिए मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म ने कहा कि सालाना रिपोर्ट पेश करना हिम्मत की बात है। इस मौके पर कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी, वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर, मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने भी अपने अपने महकमेजात की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। महकमे बलदी नज़्म के सेक्रेटरी अरविंद कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। The urbanization that has happened in the last 5,000 years, the same quantum, the same amount of urbanization will be happening again in the next 50 years. This is not me saying it. Several agencies, several international, several reputed, accredited agencies have actually announced it to the world that the amount of urbanization, the extent of urbanization that is happening is going to be quite huge and quite significant. Now the first thing that happens, see firstly, ఎందుకు పట్టణీకరణ జరుగుతుంది అంటే దానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. Now unless you provide better livelihood opportunities right where they live today, you will never be able to contain it fully. So that is the challenge. So when people urbanize, what is the first thing that happens? ఏం జరుగుతుంది పట్టణీకరణలో?
ముఖ్యంగా జరిగేది ఏమంటే నంబర్ 1 పాయింట్ ఏంటంటే పట్టణీకరణలో భారతదేశాన్ని చూసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతం దాదాపుగా సుమారుగా 70% మంది ప్రజలు భారతదేశంలో గ్రామాల్లోనే నివసిస్తూ ఉన్నారు. 30% మంది మాత్రమే పట్టణాల్లో నివసిస్తూ ఉన్నారు. కానీ భారతదేశం యొక్క జీడిపి చూసినా, రాష్ట్రాల యొక్క ఎకానమీ చూసినా, ఈరోజు ప్రజలు 70% మంది భారతదేశంలో పల్లెల్లో నివసిస్తున్నప్పటికీ పట్టణాలు ఈరోజు ఆర్థిక పరంగా ఆలోచిస్తే, ఎకానమీ పరంగా ఆలోచిస్తే పట్టణాలు ఈరోజు భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకి ప్రధానమైన ఆర్థిక వనరుగా, ఆర్థిక వెన్నుముకగా, ఎకనామికల్ బ్యాక్ బోన్గా పట్టణాలు ఉన్నాయనేది నిర్వివాదం. ఈరోజు మన తెలంగాణ చూసుకున్నట్టయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి ఒక్కసారి మొత్తంగా చూసినట్టయితే అందులో దాదాపుగా 45 నుంచి 50% వరకు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద పర్టిక్యులర్ ఇయర్, 45 నుంచి 50% జిఎస్డిపి ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ comes from the city of Hyderabad and other urban local bodies. In fact, if you include other urban local bodies, it will certainly be more than 50%. అంటే దీన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు ఈ పట్టణాలు అనేటివి ఎంత ప్రాముఖ్యత కలిగినవి, వీటిని ఎందుకు సంరక్షించుకోవాలి, ఎందుకు బాగా చూసుకోవాలి, ఎందుకు బాగా కాపాడుకోకపోతే మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థకే ఇబ్బందులు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంటుందని దాన్ని బట్టి మనం ముందుగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి కూడా వివిధ అధ్యయన సంస్థలు కూడా చెప్తా ఉన్నాయి. I completely concur with them. Because once the quality of life deteriorates, once your urban infrastructure crumbles. कांग्रेस पार्टी के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस में हरीश राव की हैसियत एक कुली की है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हरीश राव को कभी भी धक्का देकर बाहर किया जा सकता है। उनका कहना था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में आंध्रा को खुसूसी दर्जा देने की करारदाद पर टीआरएस के वज़रा वावेला मचा रहे हैं। टीआरएस को पहले अपना मौका वाज़ेह करना चाहिए। केसीआर, केटीआर और कविता तीनों का अलग अलग मौक़िफ़ है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में लिया गया फैसला पत्थर की लकीर है। माजी में जिस तरह तेलंगाना की तश्कील का फैसला लिया गया था उसी के मुताबिक तेलंगाना दिया गया, लेकिन ये भी कहा गया था कि इख्तियार में आने के बाद आंध्रा को खुसूसी दर्जा दिया जाएगा। हरीश राव को ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। कुली का काम करने वाला मालिक नहीं बन सकता। स्पेशल स्टेटस के बारे में मालूम है, पार्लियामेंट में डिस्कशन करे, उसके बाद भी हम बात किए। तेलंगाना देने से क्या होता हमको पता है, हम तेलंगाना दिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश 5 साल के लिए स्पेशल स्टेटस देने के लिए हम लोग पार्लियामेंट में वादा किए, बराबर वादा निभा लेंगे। जिस दिन करीमनगर में सोनिया जी ने तेलंगाना देने के लिए तेलंगाना आम जनता को जो बात दिए, हम लोग कितना भी नुकसान होने दो सियासत में, हम लोग तेलंगाना हासिल करके तेलंगाना दे के हमारे नियत निभा लिए। अभी आंध्र प्रदेश में जो बात बोल रहा है आंध्र प्रदेश के लिए, ये बात आज नहीं बोल रहा है, अब ये तो ध्यान देना पड़ेगा। जिस दिन तेलंगाना जनता के लिए 60 इयर्स फाइट को एक लॉजिकल कंक्लूजन देने के लिए कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को, तेलंगाना आम जनता के लिए तेलंगाना दे दिए। जब कुछ मुद्दे उठे, वो मुद्दों को ध्यान देते हुए आंध्र प्रदेश के लिए राजधानी नहीं है, पोलवरम नहीं है, और कुछ काम करने के लिए हम लोग स्पेशल स्टेटस के लिए बात दिए थे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। तो हम लोग अगर बात ये सोनिया जी ने एक बात बोले, वो सोने का लकीर है। सोनिया जी ने जो बात दिए वो बात सोने का लकीर है। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, हुकूमत की नाकामियों और अवाम की राय पर मबनी जामे रिपोर्ट तैयार करने की कांग्रेस पार्टी के राब्ताकारों को पीसीसी ने हिदायत दी है। गांधी भवन में तेलंगाना अमूर के इंचार्ज आर.सी. कुंतिया, सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा इजलास में राब्ताकारों को हिदायत दी गई कि वो SC/ST हल्के जात मौजूदा अरकान असम्बली के असम्बली हल्कों को छोड़कर दीगर असम्बली हल्के जात में बुनियादी सतह पर इजलास मुनक्किद करते हुए हालात का जायजा लें। जिस हल्के में भी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है वहाँ के मुतालिका जिले सदूर को इसकी इत्तला दी जाए। इस इजलास में तेलंगाना के इंचार्ज सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। सेक्रेटरीज ने जोर दिया कि जल्द से जल्द बूथ लेवल कमेटियां तश्कील दी जाएं।
टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा है कि रियासत की तकसीम जदीद बिल के मुताबिक आंध्रा में वादों पर अमलावरी होती है तो टीआरएस को कोई एतराज नहीं है, लेकिन हुदूद पार करने पर मुखालिफत की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कौमी लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आंध्रा के हक में राज्यसभा में जिस तरह की तायद की है उस पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को जवाब देना चाहिए। प्रभाकर ने कहा कि आज़ाद ने पहले कहा था कि उन्हें आंध्र प्रदेश अजीज है। तेलंगाना में उत्तम कुमार रेड्डी आंध्रा के मुखबिर की तरह काम कर रहे हैं। अगर उत्तम कुमार रेड्डी अपनी पागल गुफ्तगू बंद नहीं करेंगे तो कांग्रेस अपना अपोजिशन का ओहदा भी खो देगी। टीआरएस के खिलाफ कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडे को अवाम कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रफाल जंगी जहाज की खरीदी का मामला बहुत बड़ा स्कैम है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा निर्मला सीतारमन ने जवाब दिया था कि जहाज की खरीदी की कीमत मंजरेआम पर लाने से सिक्योरिटी का मसला पैदा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका कहना था कि वो खुद एक कैप्टन हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि जंगी जहाज की कीमतों को जाहिर करने से सिक्योरिटी का मसला पैदा नहीं होता, सिर्फ उसकी कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीलात को जाहिर नहीं किया जाता है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यूपी हुकूमत ने फ्रांस की कंपनी से 526 करोड़ रुपए में एक जहाज खरीदने का माहदा किया था। इसकी तैयारी के लिए HAL से भी माहदा किया गया, लेकिन मोदी हुकूमत ने जहाज की कीमत 1670 करोड़ रुपए करते हुए HAL से किए गए माहदे को नजरअंदाज किया और अंबानी की कंपनी से माहदा कर लिया। सदर पीसीसी ने कहा कि मोदी ने 2016 में पार्लियामेंट में बताया था कि रफाल फी जहाज की कीमत 670 करोड़ रुपए है और अब तक कीमत जाहिर न करने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इस मौके पर तेलंगाना अमूर के इंचार्ज RC कुंतिया ने कहा कि इस मामले में टीआरएस पार्टी ने भी पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई। कुंतिया ने कहा कि मोदी हुकूमत बदनुमानियों से पाक है तो फिर सफाई पेश करें और अवाम को जवाब दें। कौंसल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वह तक़सीम बिल के मुताबिक आंध्रा और तेलंगाना के साथ इंसाफ करे। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस के मौक़िफ़ पर सवाल करने वाले तेलंगाना के धोखेबाज हैं। 14 अरकान पार्लियामेंट होने के बावजूद 4 साल से तेलंगाना के मफादात के बारे में सवाल करने में नाकाम रहे। KCR नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालने से डरते हैं। माजी में आंध्रा के ताल्लुक से KCR, KTR, कविता और हरीश राव ने जो बयानात दिए थे उन्हें बहुत जल्द अवाम के सामने लाया जाएगा। तेलंगाना कौंसल के सदनशीन स्वामी गौड़ ने कहा कि म्युनिसिपल चेयरपर्सन और कमिश्नर हरिता हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, पौधे लगाकर माहौल को आलूगी से पाक बनाया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में रियासती फाइनेंस कमीशन ने म्युनिसिपैलिटीज चेयरपर्सन और कमिश्नर्स के साथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। स्वामी गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि फंड्स के मामले में हुकूमत का इंतजार करने के बजाय अपने तौर पर आमदनी के ज़राए पैदा करें और तरक्की के लिए काम करें। इस मौके पर उन्होंने 4 म्युनिसिपल चेयरमैन को ग्रीन चैलेंज करते हुए पौधे हवाले किए। हज हाउस में हज 2018 के आज़मीन हज की सहूलतों के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए जा रहे हैं। हज कमेटी के सदनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया को बताया कि 90% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसमें खैमों की तनसीब, बैतुल खला, किचन के अलावा कस्टम्स के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं। उनका कहना था कि मोबाइल टॉयलेट्स के बजाय मुस्तकिल तौर पर टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि साल 7500 आज़मीन हज सफ़र मुक़द्दस पर रवाना होंगे। 1 अगस्त से परवाज़ें शुरू होकर 15 अगस्त को इसका इख्तिताम अमल में आएगा। अल्लाह के फजलो करम से 1 अगस्त की जो रवानगी है हजियों की, यहाँ से माशाल्लाह से 90% काम हो चुका है। खाली अब जो वॉशरूम्स है, जो गुज़श्ता सालों में हमेशा मोबाइल वॉशरूम्स लेते थे हम, ये इस बार वो मोबाइल वॉशरूम का जो सिस्टम ही ख़त्म कर दिए। यहाँ पे ही हम लोग परमानेंट वॉशरूम्स बना दिए, वो भी बिल्कुल हाइजेनिक, जो आजकल एयरपोर्ट्स पे उस पर जो यूज़ होते हैं वो वॉशरूम्स का भी काम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला वो भी दो या 3 दिन में वो भी हमारे को हैंड ओवर हो जाएंगे। और गुज़श्ता काम बाकी आप चीज़ें देख रहे हैं माशाल्लाह से तकरीबन काम जैसा टेंट हाउस का था, अंदर किचन का है, और जो एयरपोर्ट के जितने कस्टम्स का काम है, लगेज का काम है, उसके भी मशीन्स पूरे आ चुके हैं और वो भी फिट हो रहे हैं, फिटिंग्स उसके भी चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी कल हम उसका भी कल 11-12 बजे के टाइम पे हमारे को वो हो जाएगा। और जो बारिश
के ताल्लुक से भी ये है कि हम ये जितने भी यहाँ टेंट्स लगाए ये पूरे वाटर प्रूफ टेंट्स है। अब के बाद कोई चीज़ की ना कभी बारिश का अंदर कोई पानी का छींटा भी है ऐसा, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ की किसी को ना कोई हाजी को भी तकलीफ होगी। आज़मीन हज को 48 घंटे पहले रिपोर्टिंग करने के क़वायद में राहत देते हुए मरकजी हज कमेटी ने ई रिपोर्टिंग की सहूलत फराहम की है। हज कमेटी के जिम्मेदार एस शकूर ने बताया कि मरकजी हज कमेटी के रिपोर्टिंग के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आज़मीन 48 घंटों के बजाय 24 घंटे कबल हज हाउस में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से हज परवाज़ों का आगाज़ होगा। 25 फ्लाइट्स के जरिए तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक के बाज़ आज़मीन सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के आज़मीन की रवानगी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जुमला 25 फ्लाइट्स के ज़रिए हैदराबाद से मक्के के लिए रवाना होंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी तक जो वेटिंग लिस्ट हमारे यहाँ पर आई है वो 856 की जुमला वेटिंग लिस्ट आई है, जिसमें से 550 कैंसलेशंस है। इस मरतबा ख़ास तौर पे ये तब्दीली की गई है कि जो भी आज़मीन सफ़र से क़ब्ल जो यहाँ पर हज हाउस में 48 घंटे पहले रिपोर्ट करना था, उन आज़मीन के लिए एक सहूलत दी गई है कि ई बुकिंग की सहूलत दी गई है। वो आज़मीन जो बुक करना चाहते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के साइट पर जाकर ई बुकिंग में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं 48 घंटे पहले, और उसकी स्लिप लेकर 24 घंटे पहले अगर हज हाउस में रिपोर्ट करें भी तो काफ़ी है, क्योंकि वो ऑलरेडी 48 घंटे पहले ई बुकिंग के ज़रिए अपनी बुकिंग अपने गांव में, अपने शहर में कहीं भी बैठकर वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। जिसके बाद 24 घंटे पहले आना है और 10 घंटे क़ब्ल उनका जो भी उमूर है, जो प्रोसेस है, वो यहाँ से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। उनकी रवानगी के से 10 घंटे क़ब्ल, फ़्लाइट टाइम से 10 घंटे क़ब्ल उनका लगेज होगा, यहाँ पर कस्टम होगा, 2100 रुपये करेंसी दी जाएगी और उसके बाद उनको यहाँ से इंशाअल्लाह ताला रवाना किया जाएगा। हमारे तमाम आज़मीन यहाँ से मक्के मुकरमा रवाना होंगे और वापसी इनकी मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद होगी, क्योंकि ये हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जो है दूसरे मरहले के आज़मीन में शामिल है। सेकंड फेज़ में ये सारे के सारे शामिल है। अभी तक रियासत तेलंगाना के 4426 आज़मीन कन्फर्म हुए हैं। उसी तरह रियासत आंध्र प्रदेश के 1248 हैं और रियासत कर्नाटका के जुमला आज़मीन मिलाकर 7500 है। आज़मीन की तादाद 7500 जुमला आज़मीन की तादाद है। वो इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना होंगे। वादिया सालीन के मुकामी अफराद ने बलदिया जलपल्ली के दफ्तर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि उनके इलाके में बुनियादी सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। कमिश्नर जलपल्ली बलदिया की गैर मौजूदगी में एहतजाजियों से बलदिया के ओहदेदार सुदर्शन ने बात करके तयक़ुन दिया कि दोपहर 2 बजे से काम शुरू कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे पहले मुकामी अवाम ने अपने मुतालबात की यकसुई के लिए बलदिया जलपल्ली को एक याददाश्त पेश की, लेकिन बलदिया की लापरवाही बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया लारी ओनर्स एसोसिएशन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल 6वें दिन में दाखिल हो गई है। एसोसिएशन की जानिब से उनके मुतालबात पर अमलावरी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर धरने, मोटरसाइकिल रैलियां और दूसरे एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सारे मुल्क में डीजल की कीमतें एकसा की जाएं, हर 3 माह में डीजल की कीमतों पर नजरसानी की जाए, मुल्क भर में लारियों पर आयद करदा टोल टैक्स को बर्खास्त किया जाए। मुकरमजा स्कूल पुरानी हवेली में प्रिंसिपल की तरफ से दीनियात की टीचर को बुरखा उतारने के लिए जबरदस्ती करने पर टीचर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक दीनियात टीचर नजम फरहत ने बताया कि 20 दिन से वो टीचर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही हैं। जब वो क्लास में थी, प्रिंसिपल रेखा ने उन्हें बुरखा उतार कर पढ़ाने पर जोर दिया। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। प्रिंसिपल और इंतजामिया के इस इक़दाम के खिलाफ स्कूल की टीचर्स ने क्लासेस का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया। सरपरस्तों ने बताया कि स्कूल में पहले ही 1 माह ताखीर से तालीम का आगाज हुआ है और अब इस तरह के वाक़े से तलबा का ही नुकसान होगा।
स्कूल के ट्रस्टी ने बताया कि टीचर्स को नज़र में रखा जाता है, अगर वो काबिलियत पर नहीं उतरते हैं तो उन्हें मुलाजमत पर नहीं रखा जाता, लेकिन टीचर्स ने इंतजामिया की इस वजाहत को मुस्तरद किया है। मेरा नाम नजमा है और मैं मुकरमजा स्कूल में जुलाई 1 से यहाँ पर दीनियात के लिए अपॉइंट हुई हूँ और मैं दूसरे भी स्कूल में सुल्तान शाही में हुदा स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ पर भी मैं बुरखे पे ही पढ़ाती थी। दीनियात का सब्जेक्ट है, इसीलिए बच्चों को सिखाने आए दीन इस्लाम की बातें, तो मेरा बुरखा उतारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर भी मैं बुरखे पे ही थी, 15-20 दिन हो गया मेरे को आके अभी यहाँ पर। तो जस्ट 8 दिन पहले प्रिंसिपल मैम राउंड पे थे, उन्होंने मेरे को मिले और ये बोले कि आप बुरखा क्यों नहीं उतारे अभी तक। तो मैं बोली नहीं मैम, मैं दीनियत की टीचर हूँ और बुरखा नहीं उतार सकते और घर में अलाउ भी नहीं करते कि बुरखा उतारना, और वैसे भी अगर मैं ऐसा करूँगी तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो उन्होंने बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब टीचर्स उतार रहे हैं, आप बुरखा उतार के रहना। तो मैं बोली अब अच्छा नहीं दिखता उनको बोलना, ये बोल के मैं सेक्रेटरी साहब से मिली और उनसे मिलने के बाद उनको बोली कि ऐसा मैं रेखा मैम बोल रहे थे, प्रिंसिपल मैम बोल रहे थे कि बुरखा उतार देना, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं घर में भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। बोले तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैं रेखा मैम को समझा लेता हूँ, मैं बोल लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं, आप पढ़ाओ अपना, मैं उनको समझा लेता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है बोली। फिर परसों सैटरडे के दिन रेखा मैम बुलाया, अचानक बुला के बोले कि मंडे से नहीं आना आपको। बस क्यों नहीं आना है। तिरमलगिरी पुलिस में इस्मत रजी और अक़दाम इस्मत रजी के इल्जाम एक फौजी को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रियासत बिहार के मुतवत्तिन 32 साला ब्रजेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 23 जुलाई की शाम के औकात में 19 साला रानी की इस्मत रजी करने की कोशिश की थी। ब्रजेश ने रानी और उसके आशिक की पिटाई कर दी, जिसकी वजह से रानी के आशिक के 2 दांत भी टूट गए, उसके मुंह से खून बहने लगा था। यह वाक़या अमुगड़ा रेलवे गेट के करीब उस वक्त पेश आया जब रानी और उसका आशिक बारिश से बचने के लिए एक सुनसान मुकाम पर ठहरे हुए थे। लड़की की चीख पुकार सुनकर कांस्टेबल ओहदेदार एस चंद्रशेखर, ड्राइवर शिवहरी, राम शिरा और एस नरेंद्र ने ब्रजेश का पीछा करते हुए उससे पकड़ लिया। एक और वाक़े में ब्रजेश ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए 15 साला बी पाशा नामी लड़की की इस्मत रजी की, जो एक साबिक फौजी ओहदेदार की बेटी बताई गई है। इस वाक़े में मुलजिम ने पुलिस मुलाजमन पर हमला किया। अंजनी कुमार ने मज़कूरा पुलिस मुलाजमीन की शिकायत करते हुए कहा कि वो हकीकी हीरो हैं। पुलिस ने मुलजिम पर पोस्को के अलावा दूसरे केसेस दर्ज किए हैं। मजीद तहकीकात जारी है। पटनचरू में सगी बेटी को जिनसी हवस का निशाना बनाने वाले दरिंदा सिफा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शर्मनाक वाक़े की तफसीलात बताते हुए इंस्पेक्टर पुलिस नरेश कुमार ने बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की इतला पर कार्रवाई करते हुए 40 साला गदाधर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक वैशी गदाधर 2.5 साल से 10वीं क्लास में ज़ेर तालीम 14 साला अपनी बेटी का जिनसी इस्तेसाल कर रहा था। मुतासर लड़की की तरफ से अपनी वालदा से शिकायत करने पर भी मां ने कोई तवज्जो नहीं दी। बाद में मुतासर लड़की ने उस पर ढाए जा रहे जुल्म के बारे में अपने स्कूल के हेडमास्टर को इत्तला दी, जिसके बाद टोल फ्री नंबर 1098 पर इस वाक़े की शिकायत दर्ज कराई गई। चाइल्ड वेलफेयर के अहदेदारों ने फौरी हरकत में आते हुए इस मामले को पटनचरू पुलिस से रुजू किया, जिस पर पुलिस ने गंगाधर को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पोस्को के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुतासर लड़की को संगारेड्डी के शिशु विहार मुंतकिल किया गया है। शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वालिद के साथ बाइक पर जा रही एक लड़की के गले से तलाई चेन छीन ली गई। तफसीलात के मुताबिक इंजन बोली के साकी नागेश अपनी बेटी सिंधिया के साथ चादरघाट की इल्लमा मंदिर जा रहे थे कि लाल दरवाजे के पास बाइक पर सवार सारिक ने 6.5 तोले की चेन छीन कर फरारी इख्तियार की। इत्तला मिलने पर फलकनुमा SAP सैयद फयाज ने भी मुतासरा मुकाम का मुआयना किया। मुकामी CCTV कैमरों की मदद से सारिक की तलाश की कोशिश की जा रही है।
हबीबनगर पुलिस ने शायलानगंज के एक मकान पर धावा करते हुए 1 लाख रुपए मालियती गुटखा और जर्दा जब्त किया है। हबीबनगर पुलिस की तरफ से दारुसलाम रोड पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने सलीम खान नामी एक शख्स की गाड़ी की तलाशी ली तो पुलिस को उसमें ममनुआ तंबाकू की कुछ मिकदार दस्तयाब हुई। पुलिस ने पूछताछ की तो सलीम ने बताया कि वो शायलानगंज के इलाके में रहने वाले एक शख्स के पास से गुटखा खरीदता है। पुलिस ने मस्कुरा शख्स के मकान पर धावा किया तो उसे गुटखा और जर्दा दस्तयाब हुआ। मकान का मालिक फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने सलीम खान को गिरफ्तार करते हुए फरार गुटखे के ताजिर को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज करती हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 21 अगस्त को गजवेल में 1,116 पौधे लगाए जाएंगे। सरकारी व खानगी इदारों, मनादिर और मसाजिद में शजरकारी करने वजीर आला की अपील। शहरी इलाकों की मनसूबाबंदी नागजीर। तेलंगाना की शेर पैदावार का 50% हिस्सा हैदराबाद से हासिल होता है। केटीआर ने जारिया साल का एक्शन प्लान किया जारी। टीआरएस में हरीश राव की हैसियत एक कूली की है। जज्बाती होने से मुकाम ऊंचा नहीं होगा, रेवंत रेड्डी का मशवरा। इस्मत रेजी और इक़दाम इस्मत रेजी के इल्जाम में फौजी गिरफ्तार। 2 ख़वातीन को बनाया गया हवस का निशाना। और बेटी को जिनसी हवस का निशाना बनाने वाला दरिंदा शख्स गिरफ्तार। 2.5 साल से ढाया जा रहा था जुल्म, मां की मुजरिमाना चश्मपोशी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।